जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बात करेंगे आपसे एक बहुत ही मज़े के टॉपिक की, दैट इज़ हेरिडिटी। आपने इसका नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर हेरिडिटी जो है वो क्या होती है। देखें प्यारे बच्चों, हेरिडिटी जो है बेसिकली आप कह लें कि जब माँ बाप रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी औलाद को, आप कह लें कि जो रिप्रोडक्शन होती है, जब जानदार होते हैं तो वो कुछ खसूसियात जो हैं वो अपने बच्चों को देते हैं। ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं बच्चों को, जैसे आप अपने माँ बाप के ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैं भी ऑफस्प्रिंग और मेरे भी बच्चे हैं तो अब मेरे ऑफस्प्रिंग्स हैं। ऑफस्प्रिंग्स मीन औलाद। होता ये है कि ये एक रीज़न है कि जो बच्चे अगर अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं उसके पीछे वजह हेरिडिटी है। तो इस टर्म को, इस लफ्ज़ को समझना अपने आप में एक आर्ट है। इस आर्ट को समझते हैं पौधों की नज़र से। जैसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं जो कि बीज से पैदा होते हैं, बीज से बड़े होते हैं, और पेरेंट्स प्लांट्स की तरह ही लगते हैं। क्या ख्याल है? अगर चने का बीज होगा तो पौधा चने का ही बनाएगा, केले का तो नहीं बना देगा। चने का पौधा होता है। तो अब बहुत से बच्चों को चने के पौधे का ही नहीं पता होगा कि चने का भी पौधा होता है। अब उनको बस यही पता है कि तरेक होती है और करतोने होते हैं। तो अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर हेरिडिटी को समझाएं, तरीकों की और करतोनों की बातें ना करें, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि खसूसियात का, करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, मुंतकिल होना। ट्रांसमिशन का मतलब है मुंतकिल होना। कहाँ से कहाँ? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब तुम कहोगे सर ठीक है, ये हेरिडिटी समझ में आ गई कि कुछ खसूसियात जो हैं वो वालदैन से बच्चों में जा रही हैं, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, ये तो समझ में आ गई। लेकिन वो खसूसियात जा कैसे रही हैं? आखिर वालदैन बच्चों की तरह ही क्यों दिखते हैं? हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दें, हमें इसकी तफसील दें, हमें ये बात समझाएं। सर वालिदैन बच्चों की तरह दिखते हैं, बच्चे वालिदैन की तरह। अब एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर वालदैन बच्चों की तरह दिखते हैं कि बच्चे वालदैन की तरह दिखते हैं। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी स्ट्रेटजी है। तो याद रखो, जिसने जिसको पैदा किया होता है वो जो पैदा होने वाली शय है वो दिखती है। आपने पहले गलत बोला था। यानी कि वालदैन बच्चों की तरह नहीं दिखते, बच्चे वालदैन की तरह दिखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स वालदैन मुंतकिल करते हैं बच्चों में, ना कि बच्चे वालदैन में। उल्टी हो जाएगा ना, दुनिया तो उल्टा चलना शुरू हो जाएगी। सो आप कह लें कि अगर आप ये बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, तो फिर वो करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो आप कह लें जी, आँखों का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपके बालों का कलर अगर है, आपके फ्री या अटैच एयर लूप्स, जिस तरह आपके जो कान होते हैं, कान के जो छोटे छोटे से ये पर्दे होते हैं ना, ये कभी कभी कनेक्ट होते हैं आपके फेस के साथ, और कभी कभी ये कनेक्ट नहीं होते। तो या फिर आपका कद, कद भी एक विरासती मादा है। वालिदैन अगर लंबे हैं तो ये काफ़ी मुमकिन है कि बच्चे भी लंबे होंगे। और इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का होना, यानी कि आप कितने ज़हीन हैं, ये भी वालिदैन पर मुनहसर है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। इसको कहते हैं हेरिडिटी, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपसे ये दो सवाल बन जाएंगे जी, व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट आर द हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। तो आप ये भी बता सकते हैं कि भाई ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स की पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटी है। और किन किन करेक्टर्स की ट्रांसमिशन? कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री एंड अटैच्ड एयर लूप्स, इंटेलिजेंस, हाइट, ये सब हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं। तो बस अब ये बातें अगर आपको याद रहेंगी तो किसी हद तक आपको हेरिडिटी थोड़ी बहुत सी समझ में आ गई है। आप कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, हेरिडिटी क्या होती है। तो फिर प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूँगा कि लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, एवरी करेक्टर ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर is programmed and controlled by the set of instructions, ठीक है।
यानी कि जितने भी जानदार हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक है, मतलब लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में, एवरी करेक्टर ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी कि उनका हर एक एक करेक्टर, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर का एक एक करेक्टर, जिस तरह वो दिखते हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, वट एवर दे लुक लाइक, स्ट्रक्चर उनका जैसा भी है, उनका स्ट्रक्चर भी क्या है, एक करेक्टर है। सो और उनके फंक्शन, उनका मेटाबॉलिज्म का होना, उनका बिहेवियर होना, ये सब प्रोग्राम्ड है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कैसे बड़े हो रहे हो, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, ये सब चीज़ें, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा हमारे जिस्म में क्या हो रहा है कि सब चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं, ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड हैं? ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड्स एंड दीज आर कॉल्ड द जीन्स। यानी कि ये सब इंस्ट्रक्शन जीन्स के अंदर मौजूद हैं। अब अगला सवाल आप मुझसे ये करोगे कि सर ये जीन्स क्या है? अब ये समझाने के लिए तो मुझे पेज पे आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है। अब आपको पता है कि हर इंसान के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। फिर सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है, इसके अंदर छोटे छोटे से धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, क्रोमोसोम्स। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनकी साइंस की बात की जा रही है। ये हैं वो स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं, और फिर पूरे सेल जो हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो बेसिकली है ना क्रोमोसोम, इसको वैसे हम साइंस की ज़ुबान में क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम का बेसिकली जो बनना है वो मुश्तमिल है डीएनए पे। एक आप कह लेंगे थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि बनाया गया है अल्लाह की तरफ से। तो ये जो डीएनए है, डीएनए बेसिकली आप कह लो कि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है डीएनए के टुकड़े। डीएनए के टुकड़े, डीएनए के टुकड़े जो हैं उनको जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जीन्स। दे आर द पार्ट ऑफ अ डीएनए। तो डेफिनेटली डीएनए पार्ट है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मौजूद है सेल के अंदर, सेल मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। यानी इसका मतलब हुआ कि हेरिडिटी का ताल्लुक किसके साथ है? जीन्स के साथ। क्योंकि जो भी करैक्टर होगा, अगर आपकी कद लंबा है तो आपके अंदर मौजूद हैं कौन सी जीन्स? लंबे कद की जीन्स। तो अगर कोई छोटा है, बोना है, अगर वो चाहता है कि वो लंबा हो जाए तो फिर उसके हर सेल में से उस जीन को तब्दील करना होगा, जो कि नामुमकिन सी बात है। क्योंकि आपकी बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर सेल के अंदर से उस जीन को तब्दील करना कोई आसान अमल तो नहीं होगा ना। इसलिए कहते हैं कि जब आप मौजूद होते हैं सिंगल सेल स्टेज पे, यानी कि जब आप होते हैं ऐसा जानदार जो कि सिंगल सेल होता है, उसे हम ज़ाइगोट कहते हैं। तो अब वो जो हमारे पास कह लेंगे जो डीएनए है उसके अंदर अगर तब्दीली कर दें तो इससे डेफिनेटली इस एक सेल से बहुत से सेल्स ने बनना है, तो हम किसी जानदार में तब्दीली रोनुमा कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसके क्या कौन से स्ट्रक्चर में तब्दीली कर दी है? इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेरा ख्याल है कि आपको बात थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है। सो यू हैव रिसीव्ड योर जीन्स। और फिर आप सवाल ये उठता है कि ये जो आपको जीन्स मिली हैं ये कहाँ से आई? ये पार्ट ऑफ डीएनए, ये कहाँ से आया? और साइंसदान ये बताते हैं कि जब आप बने थे तो आप बने हो स्पर्म से और एग से। एग में भी जो है आधे क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, और स्पर्म में भी क्या थे? आधे क्रोमोसोम्स थे, हाफ एन और हाफ एन। तो ये कह ले 1 एन और 1 एन। तो फिर दोनों जब मिले तो क्या बना? ज़ाइगोट। तो फिर आप हो गए नॉर्मल। हम हिसाब लगा लेते हैं ना कि इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स थे। ये अल्लाह की तरफ से है कि क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं जब ये सेल्स बनते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर दोबारा कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 46, जो कि नॉर्मल, इसमें नॉर्मल को 2n कहते हैं। तो ये फिर आपको फादर से मिला, और ये कहाँ से मिला? मदर से। तो ये जीन्स मिले ना आपको। आपको क्रोमोसोम
बेसिकली क्रोमोसोम तो एक गुच्छड़ है जीन्स का, इसमें मिलियन एंड मिलियन ऑफ जीन्स होती हैं। ये क्रोमोसोम कहाँ से आया? अगर इसमें क्रोमोसोम जायगोट में है, कहाँ से आया? मदर और फादर से। तो फिर होगी ना हेरिडिटी। अब हम अंदर जाके पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली हम साइंस को क्लोजली समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यू हैव रिसीव्ड योर जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि तुम्हें जो जीन्स मिली हैं ये कहाँ से मिली हैं? पेरेंट्स से। पेरेंट्स से मिली हैं। एंड दे हैव रिसीव्ड देयर जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उनको भी तो उनके वालिदैन से मिली होंगी ना। क्या ख्याल है? Thus you and your siblings share many genes, और फिर आपके और आपके बच्चों में बहुत सी जीन्स हैं जो कि आपके शायद ग्रैंड पेरेंट्स में भी थी। यानी कभी कभी आपकी नाक आपके दादा अबू पे चली जाती है, तो वो आपके फादर से आपको आई है। अब फादर में वो जीन एक्टिव नहीं थी नाक वाली, लेकिन थी। याद रखो, पेयर ऑफ जीन्स होती हैं किसी भी जानदार में। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए के 2 हिस्से होते हैं, क्रोमोसोम्स के 2 हिस्से होते हैं। ये वाला मतलब डीएनए की ही बात कर लो, तो अगर डीएनए है, लेट्स से दैट ये डीएनए है, तो इसमें ये वाली साइड एक्टिव होगी, ये वाली साइड एक्टिव होगी। मतलब होती 2 साइडें ही, एक्टिव एक होती है। और हो सकता है कि ये वाली साइड ही फादर जो है आगे अपने बच्चों को दे दे, तो फिर बिल्कुल बच्चे फादर की तरह होंगे। और लेट्स से दैट कि ये वाली साइड उसको उसके दादे से मिली हो, लेकिन ये एक्टिव ही ना हो, और ये वो आगे अपने बच्चों को दे दे, तो फिर वो अपने बच्चे दादे की तरह हो या फिर दादी की तरह हो। क्योंकि उस फादर में भी तो जीन्स फादर और मदर दोनों की है ना, दादी की भी तो है। याद रखो, बच्चों में जीन्स हमेशा मदर से और फादर से दोनों से मिलती हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। क्या ख्याल है? तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब इन जीन्स की स्टडी जनरेशन टू जनरेशन करना इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक्स। और इसको क्या बोलेंगे? साइंस ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिट्रिकल साइंस है। इसमें हम विरासत की बातें करते हैं। हम बोले मेरी विरासत में मुझे पैसे मिले। ओ भाई, पैसों को छोड़, वो तो मसनूई चीज़ है। तेरी विरासत में तो ये जीन्स मिली हैं, वो भी तेरे वालिदैन ने तुझे दी है। वालिदैन के आप कैसे नाफरमान हो सकते हैं? वालिदैन की कदर आप कैसे कर सकते हैं? वो तो अपना आप आपको देते हैं। तो यहाँ से साइंस भी ये साबित करती है कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करें, क्योंकि आप उनमें से हैं। आप अपने वालिदैन की तरह दिखते, बोलते हैं, आपके अंदर जो भी समझते हैं ना, बड़े स्मार्ट हैं, बड़े हैंडसम हैं, तो आप तो फिर अपने वालिदैन से हैं ना। क्या ख्याल है? खुद से तो आप कुछ नहीं है ना। आपकी आंखें भी जैसी भी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, मोटी हैं, ये आपको वालिदैन से मिली हैं। तो वालिदैन ने आपको ये गिफ्ट की हैं, अपनी नहीं की, लेकिन अपने मादे आपको दिए हैं। आप एक खून के लोथड़े से पैदा हुए ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। तो देखें, ये बात साबित हो रही है। एक छोटा सा सेल आपको आगे बढ़ोतरी में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये टेबल भी बना सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके फादर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और मदर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये चार्ट आपने कल फिल कर लेना है। आपने भी प्यारे बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने फिल कर लेना है। अच्छा, ये भी याद रखो कि जब ये हमें करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, इनमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी रोनुमा होती हैं। अब देखो, तुम बिल्कुल डिक्टो कॉपी तो नहीं हो ना अपने पेरेंट्स की। जब तुम अपनी डिक्टो कॉपी नहीं हो, बिल्कुल A to Z अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप में तब्दील हुआ है। वो कुछ ना कुछ जो आप में तब्दील हुआ है, उसके पीछे वजह है वेरिएशन। क्या वजह है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है तगय्युर। तगय्युर का मतलब है तब्दीली। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही। तो ये समझ लें, हम रोक नहीं सकते इस तब्दीली को। हमने जब ये स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं, ये जब बनते हैं, जब ये बनते हैं तब्दीली से ही बनते हैं। मतलब सारा का सारा डीएनए एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये कैसे होता है, ये समझाएं ज़रा। ये जब डीएनए बनता है, ये चेंज कैसे होता है? डीएनए क्या है? मतलब ये भी नहीं पता। ये क्या है? सेल क्या है? अंदर क्रोमोसोम्स क्या बताई जा रहे हो आप? तो ये है साइंस। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, और इस सब्जेक्ट का नाम है जेनेटिक्स। तो बहुत खूबसूरती से इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लासेस में, और जानने की
कोशिश करेंगे कि भाई आखिर जेनेटिक्स क्या है, या कह लें कि सेल बायोलॉजी क्या है। हम इस चैप्टर में बेसिकली, इस चैप्टर का नाम है, मैं आपको बताता चलूँ, इसका नाम है वेरिएशंस, हेरिडिटरी एंड सेल डिवीजन। तो ये सेल बायोलॉजी का ही हिस्सा है। दैट इज़ बेसिकली द सेल्स करेक्टरिस्टिक्स, सेल्स बायोलॉजी। तो ये हम तफसील में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आपसे डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन के ऊपर मज़ीद बात करेंगे, मैंने थोड़ी सी बात की है, अगली वीडियो में कर लेंगे और आपको बताएंगे वेरिएशन क्या है और अडेप्टेशंस क्या होती हैं। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी अगली वीडियो कैसे मिलेगी, तो आपने लिखना है डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशंस एंड वेरिएशंस स्पेस GS एकेडमी। ठीक है, क्या लिखना है आपने? डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशंस एंड वेरिएशन स्पेस GS। ये जो यूट्यूब सर्च बार होता है ना, वहाँ पे लिखना है आपने। तो आपको मेरी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखें, नीचे जो मोर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, इसमें वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप ले लें। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मेरे पास नंबर दिया हुआ है, मैं आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ठीक है। सो ये है हमारी सारी स्टोरी। तो इंशाल्लाह उससे अगली वीडियो में मैं आपसे जो भी बातें कर रहा था, बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी या बेसिस ऑफ हेरिडिटी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। हमारे आने वाले कुछ लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपने लाजमी लेने और सुनने और समझने हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस आप तक नहीं आएंगी। तो वीडियोस अगर आप अपने तक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कुछ इफेक्टिवफुल थी या आपको कुछ समझ में आई है हेरिडिटी के बारे में, तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।